नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की और इससे रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरीज अवेलेबल है। देखिए, ये टॉपिक ऐसा है कि पीटी में, मेंस में, ऑप्शनल में ये कहीं ना कहीं बार बार पूछा जाता रहा है और ये एक हॉट टॉपिक है। इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी थ्योरीज अवेलेबल हैं। उसके पहले बात करेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1885 में। इसकी स्थापना करने वाले शख्स का नाम था एओ ह्यूम। एओ ह्यूम जो थे वो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, ठीक है। ये शिमला में काम करते थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो जो सबसे पहले थ्योरी दी गई वो ये कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन, उनका ब्रेन चाइल्ड था। ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डफरिन। डफरिन वॉज द गवर्नर जनरल इन 1885, ठीक है। तो ये थ्योरी दी थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। डब्ल्यू.सी. बनर्जी उस वक्त जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 दिसंबर में बॉम्बे में, उसके वो प्रेसिडेंट थे। तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट। अब सवाल उठता है कि ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ने ऐसा क्यों कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस उस वक्त के गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज है, हमारा इसमें अपना कुछ भी नहीं है। ऐसा उन्होंने 2-3 रीजनों की वजह से कहा। देखिए, सबसे पहला चीज़ ये कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जस्ट स्थापना हुई थी और स्थापना होने की वजह से वो नेसेंट स्टेज में था, छोटा बेबी था, उसको बाहरी आक्रमण से बचाना था। तो गवर्नमेंट उस वक्त बहुत शक्तिशाली थी, तो गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रॉय न कर दे, भंग न कर दे, उस पर कोई पाबंदी न लगा दे। इसके लिए डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने ये कहा कि देखिए डफरिन साहब, आप हम पे किसी तरह का कोई प्रतिबंध मत लगाइए। बाकी ऑफिशियल्स को भी ये मैसेज गया कि भाई, अगर कांग्रेस का अध्यक्ष ये कह रहा है कि कांग्रेस हमारे दिमाग की उपज नहीं है, लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, तो हमको उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये थ्योरी इस हिसाब से दी गई थी। लेकिन इस थ्योरी के बारे में जब क्रिटिसाइज़ किया गया, जब इसको क्रिटिकली एनालिसिस किया गया, तो देखा गया कि लॉर्ड डफरिन खुद ही एओ ह्यूम से ज़्यादा खफा थे। उन्होंने कहा था कि एओ ह्यूम जो है ये अपना दिमाग खो बैठा है, लॉस्ट हिज माइंड। एंड वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जो कि हमारे हित में नहीं है। ये उन्होंने कब कहा था? देखिए, उन्होंने, लॉर्ड डफरिन ने उस वक्त एक के बॉम्बे प्रेसिडेंसी के एक गवर्नर थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, गवर्नर रे, और उनको एक लेटर लिखा और उस लेटर में ये कहा कि एओ ह्यूम सठिया गए हैं, अपना दिमाग, एक ओल्ड आदमी है जो अपना दिमाग खो बैठा है और वो इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है जो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो पहले तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि ये ब्रेन चाइल्ड कांग्रेस तो डफरिन का ब्रेन चाइल्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि एओ ह्यूम ने किसकी स्थापना की थी? कांग्रेस की स्थापना की थी, और ये किसके खिलाफ था? एओ ह्यूम के खिलाफ था। दूसरा, लॉर्ड डफरिन एक इंपीरियलिस्टिक था। इंपीरियलिस्टिक मतलब एक साम्राज्यवादी था। वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हो, चाहे वो किसी के द्वारा हो, क्योंकि वो एक तरह से थ्रेट है। इंपीरियलिज्म जो है, साम्राज्यवाद जो है, वो डेमोक्रेटिक सेटअप का ही विरोध करता है, ठीक है। तो किसी भी ऐसे राष्ट्रवादी या डेमोक्रेटिक सेटअप को डफरिन कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये थ्योरी यहाँ पे आकर खारिज हो जाती है। दूसरी थ्योरी दी गई सेफ्टी वॉल्व की, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ये थ्योरी दी थी लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने। देखिए, लाला लाजपत राय जो उस वक्त के मॉडरेट लीडर थे, जैसे फिरोज शाह मेहता, के.टी. तिलक, बदरुद्दीन तैयब जी, उनके बहुत बड़े क्रिटिक थे। ये कहते थे कि ये लोग साधु हैं, मेंडिकेंट है, ये कुछ करते नहीं है, केवल पैम्पलेट लिखते हैं, पिटीशन लिखते हैं, इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। इन्होंने उनको क्रिटिसाइज करने के लिए कहा कि कांग्रेस तुम लोगों के लिए नहीं, तुम्हारे एफर्ट से नहीं बना है। बेसिकली सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के तहत इन्होंने ये कहा कि जो एओ ह्यूम थे, उन्होंने कांग्रेस को इसलिए इस्टेब्लिश किया ताकि जितने भी पब्लिक डिसकंटेंट हैं उसको पर्ज आउट करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए एक तरह का प्लेटफॉर्म मिल सके, ठीक है। ये थ्योरी का बेसिस बना सन 1913 में विलियम वेडरबर्न
ये सेक्रेटरी थे एओ ह्यूम के, इन्होंने बायोग्राफी लिखी उनके ऊपर। ठीक है, तो इस बायोग्राफी में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि एओ ह्यूम जो थे वो सन 1878 में शिमला में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे और उनको करीब करीब 30,000 ऐसे सीक्रेट्स पेपर मिले जिसमें ये कहा गया कि उसमें भारत में बहुत ही बड़े पैमाने पे डिसकंटेंट है, पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है और कभी भी गुस्सा फूट सकता है, कभी भी विद्रोह हो सकता है। ये विलियम वेडरबर्न ने अपनी किताब में लिखी। दूसरा इन्होंने लिखा कि एओ ह्यूम के संपर्क में बहुत से ऐसे मिस्टीरियस साधु और चेला थे जो कभी भी अपनी इच्छा से गायब हो जाते थे और प्रकट हो जाते थे। उन लोगों ने भी एओ ह्यूम को वार्न किया कि देखो भैया, बहुत सारा डिसकंटेंट है जिसकी वजह से कभी भी विद्रोह हो सकता है। उसके बाद एओ ह्यूम ने उस गुस्से को पर्ज आउट करने के लिए, उस गुस्से को बाहर निकालने के लिए, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। एक सेफ्टी वॉल। सेफ्टी वॉल बेसिकली क्या होता है, देखो एक कुकर है ना, कुकर, तो कुकर में क्या होता है, यहाँ पे सीटी मारने के लिए कैसा बना रहता है और एक देखोगे तो डंटी के नीचे यहाँ पे भी एक तो सेफ्टी वॉल बना रहता है। तो सपोज ये पानी है और यहाँ नीचे से बर्नर से गर्म किए इसको, तो भाप बाहर जब निकलेगा, अगर भाप को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा तो कुकर को फाड़ देगा, फाड़ कर चारों तरफ तहलका मचा देगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि इससे जो भाप होता है इस सीटी से होकर बाहर निकल जाता है और कुकर फटने से बच जाता है और दाल पक जाती है। इसी थ्योरी को अपनाया गया यहाँ पे कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाए जिसमें जहाँ से जहाँ के भी विद्रोही लोग जो तलवार लेकर घूम रहे हैं या जो ज़्यादा बोलते हैं वो लोग क्या कहिए, यहाँ पर आ जाएं और यहीं पर जो बोलना हो बोलें। ठीक है, तो ये बोलेंगे तो उनके मन का एंगर निकल जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बोलने बहुत आता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सरकार से कोई खास मतलब नहीं है। जिनको बोलने आता है, जो एजुकेटेड है, अगर वो लोग जाके पब्लिक में बोलेंगे तो इससे पब्लिक में गुस्सा और बढ़ेगा। उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे दो कि आपस में ही बातचीत करते रहें। तो ये एक थ्योरी दी गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। देखिए, इस थ्योरी में इसको जब क्रिटिसाइज़ किया गया, क्रिटिकली एनालिसिस किया गया, तो पाया गया कि बहुत सारी खामियां हैं। 1878 में एओ ह्यूम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास सीक्रेट लेटर्स नहीं आती हैं, वो होम डिपार्टमेंट के पास आती हैं। तो वेडरबर्न ऐसा बताने में असफल रहे और लाला लाजपत राय भी कि आखिर उनके पास 30,000 सीक्रेट पेपर आ कैसे गए। दूसरा, जो आप कहते हो कि मिस्टीरियस चेला और साधु कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं, कहीं भी घूमने लगते हैं, तो ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कोई भी कहीं भी ऐसा प्रकट हो जाए और कहीं से भी चला आए। इसके अलावा अगर देखो तो एओ ह्यूम सन 1882 में रिटायर कर गए और इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की 1885 में। तो वो 3 साल तक क्या कर रहे थे? अगर उनको इतनी ही चिंता थी इन सब चीज़ों की कि पब्लिक डिसकंटेंट हो रहा है तो एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो उन्होंने क्यों नहीं 1882 में ही या उसके पहले ही कांग्रेस की स्थापना कर दी? आखिर क्या रीज़न रहा कि 1885 तक उनको वेट करना पड़ा? तो ये सब बातें जो है इस थ्योरी के अगेंस्ट चली जाती हैं, इसलिए सेफ्टी वॉल थ्योरी को भी लोग नकार देते हैं। तो जो अगर थ्योरी पूछेगा कि कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड कौन सी थ्योरीज हैं, तो ये 2 प्रोमिनेंट थ्योरी हैं। इसके अलावा जिसको दिमाग में जो भी आता है वो अपना थ्योरी बोल देता है, लेकिन उसको एग्जाम में लिखा नहीं जा सकता है। ठीक है, एग्जाम में लिखने वाला यही 2 थ्योरी है। उसके बाद जो बैकग्राउंड में चीज़ें हो रही हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, उसका मेन महत्व है जो इमीडिएट रीजन जो है। देखिए, इमीडिएट रीजन इमीडिएट नहीं है, इमीडिएट रीजन है लेकिन वो इमीडिएट नहीं है। वो सर्टेन एक्टिविटीज़ बहुत सालों से जो चल रही थी उन्हीं को कंबाइन करके ये चीज़ देखा गया कि नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसी एक वजह से नहीं हुई। देखिए, हम जानते हैं कि भारत में अगर आप देखेंगे भारत के नक्शे में, तो ये जो रीजन था बंगाल का, ये काफ़ी एक्टिव था। इसके बाद ये जो रीजन था मद्रास का, ये भी काफ़ी एक्टिव था। और ये जो रीजन था बॉम्बे का, ये भी काफ़ी एक्टिव था। पॉलिटिकली ये 3 सेंटर पॉइंट रहे हैं जहाँ पर नेशनलिस्ट एक्टिविटी काफ़ी हुई है। इन्हीं 3 जगहों पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बने जो कि अल्टीमेटली इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के लिए रिस्पॉन्सिबल हुए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की।
तो हम जानते हैं कि राजा राम मोहन राय के टाइम से ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बनाने की बात चल रही थी। 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा, बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ये राजा राम मोहन राय के जो फॉलोअर थे, इनके जो फॉलोअर्स थे, इन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। बंग भाषा प्रकाशिका सभा को भारत का पहला पॉलिटिकल, मॉडर्न पॉलिटिकल एसोसिएशन भी कहते हैं। देखिए, इसके बाद 2 साल बाद 1838 में हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी द्वारकानाथ टैगोर, इन्होंने जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना की। ये लोग जमींदार थे, लैंडलॉर्ड से, तो इन्होंने जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना की। किसने? द्वारकानाथ टैगोर ने, द्वारकानाथ टैगोर। ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी कलकत्ता एंड नियर बाई। ठीक है, जनरली ये लोग कलकत्ता में ही रहते थे। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई। अच्छा, इसकी स्थापना किसी इंडियन ने नहीं की, इसकी स्थापना की जॉर्ज थॉमसन ने। ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर के बेटे हुए देवेंद्रनाथ टैगोर। 1851 में इन्होंने इन दोनों संस्थाओं का मेल करा दिया और इन्होंने बनाया ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बेसिकली ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अठारह में जो बना था जॉर्ज थॉमसन के द्वारा, वो बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन नहीं था, वो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी। देखिए, वो नाम बहुत मैटर करता है। अगर एग्जाम में यहाँ पर दे देगा एसोसिएशन, तो हो सकता है कि वो गलत भी हो जाए। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी जॉर्ज थॉमसन ने, और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसके बाद बॉम्बे में किस पॉलिटिकल घटनाएं हो गई, किस तरह की घटनाएं हुई? सबसे पहले सन 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की गई। बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की थी जगन्नाथ शंकर सेठ ने, जगन्नाथ शंकर सेठ ने। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे इसके सेंटर में थे। देखिए, इसके बाद फिर बंगाल में 1875 में इंडियन लीग की स्थापना हुई। इसकी स्थापना की शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने। ठीक है, इसके बाद 1876 में बंगाल में ही इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। ठीक है, इसकी स्थापना की एस.एन. बनर्जी ने। एस.एन. बनर्जी का पूरा नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। एस.एन. बनर्जी। देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी था कि सत्येंद्रनाथ बनर्जी था, इसको एक बार क्लियर कर लेंगे। तो एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, इन लोगों ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की 1876 में। ठीक है, इसके बाद मद्रास में
1884 में मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना की 3 लोगों ने मिलकर, पी आनंदाचार्लू, एम वी राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम। ठीक है, मद्रास में हुआ। लेकिन इसके पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल था वो बंगाल में ही 1883 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसके स्थापना की घोषणा की गई एस.एन. बनर्जी के द्वारा। हालांकि ये उतना मटेरियलाइज नहीं हो पाया। जब इसकी स्थापना की घोषणा की गई तो एओ ह्यूम के कान खड़े हो गए, क्योंकि सन 1882 में वो क्या हुए थे, रिटायर हुए थे। 1882 में वो रिटायर हुए थे। इसके पहले तो परिकल्पना ही कर रहे थे वो। 82 में रिटायर हुए, तब तक 83 में एस.एन. बनर्जी ने घोषणा कर दी कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना करेंगे एक पैन इंडिया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के रूप में। तो जरा सोचिए कि एक पैन इंडिया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, जो कि एक नेशनलिस्ट कट्टर, जो उस वक्त के कट्टर थे वो एस.एन. बनर्जी, एक कट्टर इंडियन नेशनलिस्ट के द्वारा किया जाएगा, तो वो डेफिनेटली गवर्नमेंट के लिए एक थ्रेट जरूर होगा, चैलेंजेस जरूर उत्पन्न करेगा। तो इन्होंने, एओ ह्यूम ने भूमिका बनाना शुरू कर दिया कि कांग्रेस की स्थापना करनी है, कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म की स्थापना करनी है। लेकिन उसके पहले बॉम्बे में जनवरी 1885 में एक और पॉलिटिकल संगठन की स्थापना होती है जिसका नाम है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी स्थापना में भी 3 काफ़ी प्रमुख लोग होते हैं, जो बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता। इन लोगों ने कहा कि हम भी एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म को बनाते हैं। तो जब इसकी स्थापना हो गई तो इनको लगा कि बाप रे, अगर अब नहीं करेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी पूरे इंडिया के टूर पे निकले थे कि सारे नेशनलिस्ट लीडर को हम एक साथ मिलाते हैं। यहाँ पर तब तक स्थापना हो गई बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। इन लोगों ने कहा कि हम उतना वेट नहीं करेंगे। तो इनको क्या लगा कि अगर अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने दिसंबर 1885 में दिसंबर 1885 में बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, इसके स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था? एक तरह से सेफ्टी वॉल्व की जो थ्योरी दी गई थी वो भी एक उद्देश्य था कि इस जो नेशनलिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं उनको पर्ज आउट किया जाए। लेकिन एक और उद्देश्य था कि इसमें ऑफिशियल कंट्रोल बनाया जाए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्टार्टिंग के दिन में जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था, फर्स्ट अधिवेशन जो हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। इसमें 100 लोग शामिल हुए थे। इन 100 लोगों में से 28 लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, यानी एक तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की इसमें कोशिश की गई थी। देखिए, इस वक्त भी एओ ह्यूम ने स्थापना की थी, तो इस पर किसी भी तरह का गवर्नमेंट एग्रेशन नहीं था इंडियन नेशनल कांग्रेस पे। सेकेंड जो अधिवेशन हुआ इसका दिसंबर 1886 में, ये कलकत्ता में हुआ। लेकिन लॉर्ड डफरिन काफ़ी होशियार थे। उन्होंने कहा कि कलकत्ता में जब उन्होंने स्वागत भाषण दिया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस के मेंबर्स का स्वागत है, उन्होंने कहा कि कलकत्ता में आए हुए हमारे गेस्ट का हम स्वागत करते हैं। लेकिन इस वक्त भी ऑफिशियल भागीदारी थी, ऑफिशियल्स इसमें, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसमें पार्टिसिपेट करते थे। थर्ड जो दिसंबर 1887 में मद्रास में हुआ,
इस वक्त क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपना अधिवेशन करने के लिए जगह ही नहीं मिल रहा था, तो वहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने एक जगह खोज के दी कि भैया लो यहाँ पे अपना अधिवेशन करो। इसमें भी गवर्नमेंट ऑफिशियल शामिल हुए थे, लेकिन यहाँ तक 1887 आते आते गवर्नमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ट्रू नेशनलिस्ट कैरेक्टर था वो सामने आ गया था। गवर्नमेंट के हर इकोनॉमिक पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करना, गवर्नमेंट की लगभग हर सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करना, एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज़ करना, ये इनका ध्येय बन गया था। तो जो उस वक्त के जो एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग थे, जो उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ये एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, एक सेल्फिश बाबुओं की कमेटी है जो केवल अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। हालांकि उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये कहा था कि कांग्रेस एक सेडिशियस बॉडी बनते जा रही है। तो ये था हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स। इसके बाद हम बात करेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कंपोनेंट कैसा था, इसमें किस तरह के लोग थे, सबसे ज़्यादा भागीदारी किसकी थी, और इसका सामाजिक ढांचा जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्टार्टिंग के डेज में वो कैसे रहा, क्योंकि इसके ऊपर भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।